आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन। दुनिया जहां से निराला प्रोग्राम हिंदुस्तान हमारा लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं आपकी खिदमत में। हिंदुस्तान हमारा यानी मुस्लिम कौम के भटकते ख्वाब और खोए हुए वजूद की अपनी शिनाख्त। आदाब नाजरीन, मैं हूं साइमा खान। अपने नायाब शो हिंदुस्तान हमारा लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में। इंसान का तो जन्म ही ख्वाहिशों के साए में होता है और इन्हीं ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो ताउम्र एक जद्दोजहद में जुटा रहता है। लेकिन अफसोस कि जद्दोजहद का एक लंबा दौर गुजार देने के बाद भी शायद ही उसकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है अपने वजूद के लिए भटकते अली की। वक्त ने उसके सारे ख्वाब कतर दिए, लिहाजा आज अली दिल्ली से लगे एनसीआर के एक नामचीन पार्लर में अपने ग्राहकों के बाल कुतरता है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले अली की गिनती एक बेहतरीन हेयर कटर में होती है। बचपन बेहद तंगहाली भरा था। मुफलिसी और गुर्बत की वजह से पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सका, लेकिन अली ने बजाय किस्मत को कोसने के खुद ही कुछ करने की ठान ली और अपने कुछ दोस्तों के कहने पर वो रायबरेली को अलविदा कह दिल्ली चला आया। अली जानता है कि रायबरेली देश के एक मशहूर लीडर सोनिया गांधी का इंतखाबी हलका है, पर इस बात का उसे आज तक कोई फायदा नहीं मिल पाया। अली के पलकों पर बचपन से ही अनगिनत ख्वाब झिलमिलाते थे। गरीबी और मुफलिसी उसने बहुत देखी थी, चुनांचे वो अपने को एक बड़े आदमी के तौर पर देखने की तमन्ना रखता था। उसे यकीन है कि एक दिन उसका भी वक्त जरूर आएगा। वो अभी तक मुंबई और गुजरात के कई नामचीन सैलूनों में अपने हाथ का जौहर दिखा चुका है, लेकिन उसकी तबीयत दिल्ली में ही लगती है। कभी गुजरात चला गया, कभी दिल्ली आ गया, कभी मुंबई चला गया। 3-4 चक्कर आना जाना हुआ। गुजरात एक बार गया, 2 बार मुंबई गया। जब जाके फिर ठोकरे खाते खाते यहाँ तक पहुँचा। अपनी काबिलियत पर यकीन रखने वाले अली आज अपनी कमाई से खुश नहीं है। वो अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर चाहता है। इससे भी ज़्यादा करना है, कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर वाला चाहिए तो पहुँच भी जाऊँगा वहाँ तक। अपने घर में सबसे बड़ा होने की वजह से घर की पूरी जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर है, लिहाजा अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उसे अपने घर वालों की ज़रूरतों पे खर्च करना पड़ता है। हमारे माँ बाप तक जाता है ये पैसे, तो हम कमाते अपने माँ बाप के लिए। बहन भाई, अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, शादी करना है, बहनों की 4-4 बहनें हैं। बाकी यही सब थोड़ी बहुत तो परेशानी सब पे चलती रहती है। उसकी सेविंग्स नहीं हो पाती, पर इससे वो हारा नहीं है और काम करने में उसका यकीन और बढ़ गया है। दिल्ली में रहकर भी वो अपनी मिट्टी और गांव से कटा नहीं है। उसे अपने गांव के पल पल की खबर रहती है। गांव से चाहे जो भी चला आए, दिल्ली उसके पास, चाहे दूर का कोई रिश्तेदार, जानकार, दोस्त या कोई अनजान, अली हरदम उसकी मदद को तैयार रहता है, क्योंकि वो जानता है कि जो दूसरों के काम आता है, ऊपर वाले का हाथ उसी के सिर पर हमेशा बना रहता है। अली अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने में यकीन रखता है। अली की एक गर्लफ्रेंड भी है और दोनों के घर वालों को इस बात की इत्तला भी है। अपने दोस्त के साथ वो घर बसाने का ख्वाब देखता है और ये उम्मीद भी करता है कि आने वाले लम्हे उसकी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाएंगे। अनगिनत नजरों में उलझा लिपटा, अनगिनत चेहरों में रखा चेहरा, सैकड़ों लोगों में उलझाई हुई, सहमी सिमटी हुई, शर्माई हुई। यह सिर्फ अली के अकेले की कहानी नहीं है, ये कहानी है मुल्क के हजारों लाखों मुस्लिम नौजवानों की। हालाते गर्दिश ने उनकी चटकती आंखों में खूब अंधेरों के फाहे रख दिए हैं। ख्वाहिशों का ये उबलता लावा अंधा न कर दे उन्हें। अली की दास्ता बयानी सुनने के बाद अब वक्त है हमारी बात का। हमारी बात यानी कौम की अपनी बात, अपने एहसास, उनके अपने मसाइल की शिनाख्त।
आप भूले नहीं होंगे जब मार्च के महीने में पाकिस्तान के डिप्टी अटॉर्नी जनरल मोहम्मद खुर्शीद खान हिंदुस्तान के दौरे पर आए थे और उन्होंने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में जाकर लोगों के जूते साफ किए थे, जिसके बाद से ऐसा हंगामा खड़ा हुआ कि आज तक वो खत्म नहीं हो सका है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी खुर्शीद खान के इस काम पर सवाल उठाए थे और उनसे जवाब भी तलब किया कि उन्होंने इस तरह का काम क्यों किया है। उनका कहना था कि इस वाक़े के बाद मुस्लिम कौम और उनके जज्बात को ठेस पहुंची है, लिहाजा उन्हें पूरी कौम से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने नोटिस जारी करके खुर्शीद खान से जवाब तलब किया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, जिससे मुल्क की बदनामी हो रही है और दुनिया भर में मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। इस मामले पर खुर्शीद खान ने भी अपना मौक़िफ़ वाज़ी किया है कि मुल्क की बदनामी से जोड़कर इसे न देखा जाए। उन्होंने जो किया है अपनी मर्जी से किया है। उनका कहना है कि उन्हें लगा कि इस तरह खिदमत करने से शायद खुदा उन्हें माफ़ कर देगा। हालांकि इस मामले पर सिख अकीदतमंदों का कहना है कि पाकिस्तान को अपना रुख साफ करना चाहिए। खुर्शीद खान ने जो किया वो उन्होंने अपनी मर्जी से किया है और क्या वाकई में इसके लिए उन्हें नोटिस देने की जरूरत है। ऐसे में सवाल अहम है कि आखिरकार खुर्शीद खान को हिंदुस्तान के अलग अलग गुरुद्वारों में जाकर ऐसी सेवादारी की जरूरत क्यों आन पड़ी। तालिबान ने पाकिस्तान के माइनॉरिटीज को जख्म दिए हैं, खासकर वहाँ के अकलियत सिखों को, जिनके इबादत करने पर भी तालिबान ने जजिया लगा दिया था। उन्हें गुरुद्वारा और मंदिर जाने के लिए भी टैक्स भरना पड़ता था। ऐसे कई मामले सामने आए जब 2010 में सिखों को किडनैप करके उनके कत्लेआम भी किए गए। खुर्शीद खान को इस बात से काफी रंज था। वो तमाम मज़ाहिब के दरमियान एक हारमोनी चाहते थे, इसलिए उन्होंने अलग अलग गुरुद्वारों में जाकर सेवादारी की ठान ली। हमारी बात के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद हम पेश करेंगे मकाम और आपको रूबरू कराएंगे मुल्क के सीनियर सहाफ़ी, शायर और राइटर शमीम हनफी से। आप अपनी धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। आज हम दास्तां सुनाएंगे उर्दू अदब की जानी मानी शख्सियत शमीम हनफी की।